नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। हम सबको पता है लद्दाख पे जो चल रहा है उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, पर इसका क्या रिलेशन है चाइनीज़ ड्रीम टू बी सुपर पावर से, और ये जो चाइना का सपना है 2039 तक सुपर पावर बनने का, ये कब रखा गया था सामने और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जानेंगे आज के वीडियो में। और एक और बात बहुत मेजर है कि क्या चीन का सुपर पावर बनने का सपना, जो कि उसे 2049 तक सुपर पावर बनना था, वो अब गलत साबित होने वाला है या ख़त्म होने वाला है। तो इसे जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए, आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि जी may have lost the plot on China's dream of great rejuvenation। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जो जी जिनपिंग है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़मीन खो दी है जिसके ऊपर ये द ग्रेट चाइना बनाना चाहते थे, द वर्ल्ड लीडर चाइना बनाना चाहते थे। इन्होंने ये ज़मीन को खो दिया, ऐसा सब कह रहे हैं। ये आज की रिपोर्ट है, 29 जून 3:58 की रिपोर्ट है, 3:45 बजे के आसपास की। तो सबसे पहले जी जिनपिंग के पास्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो हु जिनताओ जो थे वो जी जिनपिंग से पहले के राष्ट्रपति थे। हु जिनताओ, इनके अंडर चाइना बहुत ग्रो किया था, अपनी पीक पे चल रहा था चाइना, अभी भी चल रहा है, बट हु जिनताओ के टाइम पे चाइना ज़ीरो टू हीरो बना था, ऐसा कहते हैं। तो जब हु जिनताओ जी का प्रेसिडेंशियल टर्म ख़त्म हुआ और उसके बाद जब जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया ने जी जिनपिंग में किसे देखने लगी दुनिया, माओ जेडोंग। अब आप सोच रहे होंगे माओ जेडोंग कौन है, तो मैं माओ जेडोंग के ऊपर एक पूरी बायोग्राफी लेके आऊँगा। तो माओ जेडोंग, अभी के लिए मैं आपको बता दूँ तो ये चाइना, जैसे भारत को महात्मा गांधी ने बनाया, वैसे माओ जेडोंग ने चाइना को कम्युनिस्ट बनाया। इनका चाइना के बनने में बहुत बड़ा रोल था। वो बहुत बड़ी स्टोरी, मैं आपको कभी ये बायोग्राफी लाऊंगा जब इनकी, तब बताऊंगा। बट माओ जेडोंग बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा वाले थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो जी जिनपिंग के पिताजी थे, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में बहुत सीनियर लीडर थे, मतलब सीनियर ऑफिशियल थे। पर इनको डिसलॉयल्टी के लिए चार्ज कर दिया गया और इनको हार्ड लेबर, मतलब कठिन श्रम के लिए इनको इसकी सज़ा दी गई, क्योंकि ये इनको डिसलॉयल्टी प्रूव हो गई थी रिगार्डिंग व्हाट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी के अगेंस्ट। मतलब ऐसा कहते हैं कि ये लॉयल नहीं थे सीपीसी के तरफ। तो जब जी जिनपिंग बड़े हुए तो उनके मन में अपने पिताजी की विचारधारा थी कि हाँ, मतलब उनके अंदर अपने पिताजी के लिए कोई विद्रोह नहीं जगा कि अरे इन्होंने मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया तो आई शुड ऑल्सो गिव ना टिट फॉर टैट। इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। ये उसी विचारधारा से बने कि हाँ, हमें कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा, एंड कम्युनिज्म इज़ द बेस्ट थिंग टू व्हाट कैन हैपन टू अ नेशन। वो सब विचारधारा से चलने लगे, और इनके हिसाब से था कि कंट्रोल ले लेना, मतलब समझिए अभी ये लद्दाख के ऊपर आ रहे हैं, तो लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लेना ही उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना होता है, ऐसी इनकी विचारधारा है, अभी भी है जी जिनपिंग की। नाउ व्हेन जी जिनपिंग बिकेम द प्रेसिडेंट, 2012 का वो वर्ष था जब जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने। ही टुक द ओथ ऑफ बीइंग द Chinese president, and upon becoming the general secretary of the Chinese Communist Party। देखिए, चाइना का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है देन यू विल हैव टू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जी जिनपिंग ने क्या अनाउंस किया, जियांग जोंगो मेंग, मतलब इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग नेशंस ड्रीम। यहाँ से शुरुआत होती है चाइना के अपने एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा की। तो इट वॉज द चाइनीज ड्रीम टू बी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब ये नहीं कि वो धरती के केंद्र में ले जाना चाहते थे, वो दुनिया के केंद्र में लाना चाहते थे। मतलब चाइना वांटेड टू बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना वांटेड टू बी द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स,
everything it can be. China wanted to be the center of the whole thing. और Tianjia, over the years, Xi embarked on his goal of achieving greatness for China by 1949. यहाँ पे आ जाता है 1949. इन्होंने एम सेट किया कि 2049 तक हमें चाइना को उस लेवल तक पहुंचा देना है जहाँ पे चाइना वुड बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. पूरी दुनिया में क्या कहाँ होगा, जो अभी अमेरिका डिसाइड करता है वो तब चाइना डिसाइड करे. और अब आप सोचेंगे 2039 का 49 का ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये वही वर्ष था जब चाइना बना था. किसने बनाया था इसको? माओ जेडोंग ने. अभी मैंने आपको बताया. थ्रू टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन जो चाइना में स्ट्रगल्स हुए, जो चाइना में इंटरनल सिविल वॉर्स हुई, वो बहुत सिग्निफिकेंट थी. उनके बारे में एक अलग लेक्चर लगेगा माओ जेडोंग के ऊपर. और ये चाइना की जब वॉर्स में कवर करूँगा तब आपको ये सब पता चल जाएगा. नाउ व्हेन शी जिनपिंग बिकेम द प्रेसिडेंट, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन गए 2013 में, जब ये पावर में आया, उसके बाद इनका सबसे पहला काम था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट 9 लाया. अब डॉक्यूमेंट 9 क्या था? इसमें जो वेस्टर्न कम्युनिटी थी, मतलब जो अमेरिका, यूरोपियन नेशन से ये सब थे, इनको, और जो वहाँ के चाइना में कुछ रेबल्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको सैबोटेज करने की, उसको वार्निंग मिल गई सबसे पहले कि तुम अब ऐसा नहीं कर पाओगे. मीन्स what he meant to say was that he wanted to apply communism in China more strictly. जो चाइना में अब धीरे धीरे कम्युनिज्म की जड़ें कम होने लगी थी, उसे ये और टाइटन कर दिए अपने पावर में आने के बाद. सून पार्टी वेबसाइट्स वर हाउंडिंग पीपल इन चाइना नेमिंग देम एज थ्रेट्स. ओके, तो मतलब जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो लोगों को उठाने लगी जो भी एंटी चाइना था, इन नेम ऑफ एज दे आर थ्रेट टू द नेशन. दोज वर द फर्स्ट साइंस ऑफ कंट्री वॉज स्लिपिंग बैक टू माओ मूड. माओ जेडोंग के टाइम पे भी सेम यही होता था जो अभी शी जिनपिंग के टाइम पे हो रहा था. नाउ एंड द एक्सपेडिशन बिगिंस. अब आ गए ताकत में कौन? शी जिनपिंग. तो इन्होंने शुरू कर दिया अपना एक्सपेडिशन प्लान. नो अभी शी जिनपिंग ने क्या किया? इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स लॉन्च कर दिए वर्ष 2015 में, जिसमें जो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे उनको आइडेंटिफाई करना, चाइना के प्लान्स को आउटलाइन करना, जिससे वो ग्लोबल मैरीटाइम पावर बन सके बाय 2030. ग्लोबल मैरीटाइम पावर मतलब जो वर्ल्ड की नेवी है, नेवल फोर्स दुनिया में सबसे स्ट्रांग चाइना की हो. He knew the importance of tightening the grip over the PLA and thus integrated Xinjiang and Tibetan military commands into one Western Theater Command. हमारे देश में भी अब थिएटर कमांड्स बनने लगे हैं और जल्द ही 2023 या फिर 2025 तक हमारे देश में भी पूरी तरह ये थिएटर कमांड्स एक्टिव हो जाएंगे. पर यही काम शी जिनपिंग ने वर्ष 2016 में कर दिया, जब उन्हें जिनजियांग मिलिट्री और तिब्बतन मिलिट्री को मिला के बना दिया वेस्टर्न थिएटर कमांड. नाउ शी जिनपिंग एंड द वेस्टर्न थिएटर एंड हिज वेस्टर्न थिएटर कमांड. ये आप देख सकते हैं रेड में, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है. इट इज़ द वेस्टर्न थिएटर कमांड ऑफ चाइना. ये पूरा सोचिए कितना बड़ा ये पूरा ये है. यहाँ पे इतना जिनजियांग मिलिट्री का था, ये पूरा तिब्बतन मिलिट्री का था, बट इनको मर्ज करके बना दिया गया क्या? इसको बना दिया गया वेस्टर्न थिएटर कमांड. नाउ द मैन ही चोज टू बी द हेड, इट वॉज जाओ जोंकी, एन एम्बिशियस एंड लॉयल जनरल विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन तिब्बत. अब इनको अच्छा खासा उसके लिए जनरल भी चूज़ करना था, तो इन्होंने जाओ जोंकी को चूज़ किया, जो बहुत लॉयल थे, एम्बिशियस थे, और उनको एक्सपीरियंस भी था काफ़ी तिब्बत का. नाउ जाओ सर्वाइव्ड जीस परजुएसेस एंड वुड प्ले क्रूशियल रोल इन द ईयर्स टू फॉलो. मतलब शी जिनपिंग को लगा कि आने वाले समय में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं इन द वेस्टर्न थिएटर कमांड, एज इट हैड इट्स बॉर्डर विद लेट्स से India, Russia, Kazakhstan, etc. Okay, so by keeping his men in charge, the crucial Western Theater Command against India, Xi ensured that PLA was under his control. Now, it was Zhao who led the Doklam standoff against India. मतलब ये जो Zhao Zongki थे ना, इन्होंने ही इंडिया के खिलाफ जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था उसे लीड किया था. मतलब
इसमें ये जो वेस्टर्न थिएटर कमांड थी ये यहाँ पे भी तो है ना, जहाँ पे ये हुआ था इसका स्टैंड ऑफ, वहाँ पे भी तो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, तो वहाँ पे भी इन्होंने जाओ जोंकी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। नाउ द डिसरप्शंस बिगिन, मतलब अब शुरू हो गई क्या, डिसरप्शंस शुरू हो गई। तो अभी 2020 के स्टार्टिंग में ही जो प्रो इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है ताइवान की, वो और हांगकांग में, यहाँ पे दोनों जगह पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, मतलब मोमेंटम मिल गया उनको और तेज़ी मिल गई। बिसाइड्स वॉइसेस अरोज विद इन द पार्टी अबाउट इनएबिलिटी ऑफ जी टू हैंडल द कोरोना वायरस क्राइसिस। अब देखिए जी जिनपिंग के ऊपर सवाल उठने के लगे कि एक तो वो कोरोना वायरस हैंडल नहीं कर पाए, ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको भी हैंडल नहीं कर पाए। जयदेव रानाडे हैं, वो प्रेसिडेंट हैं ऑफ द सेंटर ऑफ चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, रोड दैट वेटरन कैडर्स मीन्स जो वहाँ के काफ़ी उच्च नेता थे ऑफ द CWC CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द पॉलिट ब्यूरो टू डिस्कस जीज रिप्लेसमेंट। सोचो यहाँ तक बातें आ गई हैं। जी रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ कॉटरी ऑफ लॉयल यिंग पेस, अ हॉकिश मिलिट्री पॉलिटिकल ग्रुप ऑन डिसेंट। मतलब इन्होंने इसका विरोध कैसे किया जी जिनपिंग ने, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ये लॉयल यिंग पेस था, हॉकिश मिलिट्री का पॉलिटिकल ग्रुप था, उसे उड़ा दिया ताकि CPC में भी इनकी कद बना रहे। ना द मैसिव BRI, हम सबको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जिसमें चाइना लेंड करता है पैसे, प्रोजेक्ट्स बनाता है, उसके बाद उसका मतलब वो पूरा हथिया लेता है एज द कंट्री इज़ नॉट एबल टू पे द लोन। सो जी में ऑल्सो रीच आउट टू द कंट्री सच एज नेपाल एंड पॉसिबली बांग्लादेश टू सराउंड इंडिया। उनको पता है आने वाली इकोनॉमी चाइना का रिप्लेसमेंट इंडिया ही है, इसलिए वो इंडिया को सराउंड करना चाहते हैं। क्लियरली चाइना इज स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रेच्ड कोस्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, मोस्ट ऑफ विच कुड टर्न इनटू बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे मैप दिखाया हुआ है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये क्या है, जियान से होते हुए पूरा कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इस्तांबुल, ऐसे होते होते पूरा बर्लिन, मतलब ये काफ़ी वास्ट 2-3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, जिसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बैड डेप्ट्स में टर्न हो सकती हैं एट मोर स्ट्रैटेजिक लेवल। दो जी हैज़ मिसकैलकुलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ये इस पे जी जिनपिंग मिसकैलकुलेट कर बैठे हैं कि इतना वास्ट प्रोजेक्ट। अब देखिए अगर आप एक सेंट्रल एशियन कंट्री होते तो आप इसको हैंडल कर सकते थे, एज यू कैन हैंडल द व्हाट डू यू कॉल इट, वेस्टर्न यूरोप and also Eastern Asia. But now you are in the easternmost part of Asian continent and now you want to handle the whole of Europe, the northern part of Africa, the whole of Asia. So it's not possible ना। Now mistakes of Xi Jinping, अब Xi Jinping के कुछ mistakes के बारे में हम जानेंगे। पहला, he ruptured a carefully built truce with India of 24 years, 24 साल की मेहनत इन्होंने पानी में डुबा दी। मतलब जैसे ही पावर में आए तब से इंडिया इंडिया इंडिया, और उस चक्कर में बर्बाद कर दिया इन्होंने। सेकंड, इन इंडिया ही मे हैव वेंड अवे अ पोटेंशियल US ally अगेंस्ट चाइना एंड लेवरेज्ड अ लार्ज मार्केट इन द फेस ऑफ स्टबबॉर्न डोनाल्ड ट्रंप। ही फेल्ड ऑन बोथ। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस एडवेंचरिज्म। देखिए इन्होंने दो चीज़ खोई चाइना से, इंडिया से पंगा लेके। पहला, इन्होंने US की तरफ अपना एक अलाय भेज दिया, मतलब US का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय बिल्ड कर दिया इन द साउथ एशियन रीजन विच कुड बी अ मैसिव थ्रेट टू चाइना। एंड सेकेंड, इन्होंने इंडिया जैसी लार्ज मार्केट को डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू डिफीट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, an angry India that joins a global clamor against China more willingly, an Indian market that is no longer welcoming and opening up options for the Indian army in localized conflict along LOAC, which is line of actual control, that had been kept at the bay by the no weapon use accords of 1996 and 2005। देखिए चाइना के पास सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या था
कि वो अपने जो इंडियन आर्मी थी उसने नो वेपन यूज़ का एकॉर्ड साइन कर रखा था। तो अब क्या हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस नो वेपन यूज़ को ख़त्म कर दिया है एंड नाउ वेपन्स कैन बी यूज्ड अलोंग द LOAC। तो मतलब ये 1996 और 2005 का अकॉर्ड कैंसिल कर दिया है। वाई? ड्यू टू द मिस एडवेंचर्स डन बाय चाइना। नाउ थर्ड वन, through his bellicose stance across multiple quarters, India, Taiwan, South China, Hong Kong, Xi finds himself hastening the emergence of US-led allies such as Quad Plus and D10 that pressure on China's expansive naval plans for 2000। अब देखिए चाइना है, हम इमेजिन करते हैं कि दिस इज समवॉट साउथ, दिस इज एशिया, ठीक है, यहाँ पे है समवेयर चाइना, ठीक है। अब इसने यहाँ पे नीचे ताइवान से भी दुश्मनी कर ली है, उसने वियतनाम से दुश्मनी कर ली, उसने पूरे आसियान से दुश्मनी कर ली है, और उसके बाद साउथ चाइना सी। तो इससे क्या हुआ, ये सब जो चाइना से बिछड़े वो अमेरिका के साथ जुड़ लिए। भारत भी वही कर रहा है ना। तो इन्होंने कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो इनका दुश्मन चाइना, चाइना का दुश्मन अमेरिका, मतलब ये दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। तो इस चक्कर में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अलाइज को मिस कर दिया। अब इसका बैक स्टैंड क्या आ रहा है कि क्वाड प्लस, हम सबको पता है क्वाड ग्रुप किसका, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है क्वाड ग्रुप, जिसको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो क्वाड ग्रुप की मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी इन अमेरिका, मीन्स जो एयरफोर्स है उनकी। खासकर D10 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डेमोक्रेसी 10 मेनली इसको कहने वाले हैं। सो ब्रिटेन का प्लान है 10 देशों का ऐसा समूह बनाया जाए जिसमें जो मेनली फोकस करे 5G पे, और चाइनीज़ हुआवे को ना आने दें अपने अपने मार्केट्स में। तो इससे मैसिव लॉस होने वाला है चाइना को, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया था अपने 5G टेक्निक्स को बिल्ड करने के लिए। तो इससे बहुत बैकलैश हो रहा है अगेंस्ट चाइना। नाउ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे जी जिनपिंग साहब हैं वो सुनजू से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इनकी एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि हाउ सक्सेसफुल लीडर गेट एडवर्सरीज टू एक्ट इन अ मैनर दैट एंश्योर विक्ट्री ओवर दे। मतलब किसी भी कंडीशन में तुम अगर सक्सेसफुल लीडर साबित होना चाहते हो तो कैसे हो सकते हैं और अपनी विक्ट्री कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि डोंट गो ओवर फेस टू फेस फाइट, तुम साइबर वॉरफेयर करो, तुम इंटेलिजेंस वॉरफेयर करो, मतलब तुम माइंड गेम करो, और डायरेक्ट सामने टू सामने मत जाओ, क्योंकि उसमें दोनों भी कंट्रीज को ऑब्वियसली लॉस ही होगा ऑफ इकोनॉमी। तो यही सब बताया इसमें। सो मोस्ट चाइनीज लीडर्स हैव बिलीव्ड इन शी एंड अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस नेसेसरी टू win. Now, by losing the space to adversaries in a bid to protect himself, Xi may have just lost the plot of China's dream to great rejuvenation by 2049. इन्होंने प्लान किया था मिस्टर जी जिनपिंग ने कि ये चाइना को पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल और व्हाट डू यू कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना देंगे बाय 2049। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तो बन ही चुका है चाइना, बट धीरे धीरे डी एस्केलेशन हो रहा है। तो देखिए अब ये जो लैंड है ये जा चुकी है, क्योंकि चाइना ने जो जो स्टेप उठाए हैं खासकर पिछले 5-6 महीने में, दैट हैव डिस्ट्रॉयड द चाइनीज इमेज इन फ्रंट ऑफ द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ कंट्रीज। मतलब पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो रही है। लिविंग सम ऑफ द कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान तो पूरा देश ही, ईरान में भी थोड़ा बहुत, बट नेपाल में नहीं कहूँगा, क्योंकि नेपाल में सिर्फ एक पार्टी है या कहे तो एक नेता है जो ऐसा कर रहा है, दैट इज़ KP शर्मा ओली, हम सबको पता है। नाउ हिज पावर इज़ ऑल्सो इन डेंजर। तो यही सब है जो जी जिनपिंग करके अपने आप को बहुत ताकतवर साबित करना चाहते थे, बट नाउ दिस ऑल हिज प्रोजेक्ट में बैकलैश एंड इट में कॉस्ट चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स और I'll say ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि yes, this statement is 100% true that the Chinese dream to be a superpower is vanished by 2049 is gonna be vanished। ये पूरा जो फेलियर है इसको होने में और 2 से 3 साल लग जाएंगे, जब आपको चाइनीज़ इकोनॉमी विच इज़ नाउ ग्रोइंग एट which was growing at 6.1% will now come to just 2%, just 3%, whereas Indian economy will start growing more fast
and the other South Asian economies will also grow very fast. So it becomes a matter of time to be seen. So अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.